बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 8, थ्रेड एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है थ्रेड एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आज हम इसको देखते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिस्टम की स्पीड को बूट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम की स्पीड को तेज़ करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है कि सीपीयू में किस तरीके से जो है वो थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से इनको शेड्यूल किया जाता है, या डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड को शेयर करते हैं। ठीक है। स्लाइड शेयर करने के बाद हम जो है इसके टॉप के ऊपर जाते हैं। शेड्यूलिंग, the problem of determining when process should be assigned and to which process is called processor scheduling or CPU scheduling। वो कहता है कि प्रॉब्लम डिटरमाइन करने के बाद ये एनालाइज करना कि कौन सा प्रोसेस इसको डील करेगा, इसको कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंस्ट्रक्शन आती है, तो उसके अगेंस्ट प्रोसेसर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो इस मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, डील करेगा। इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। ये कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिसाइड करता है। द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग विच व्हेन प्रोसेसर शुड बी असाइन एंड टू विच प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। कि कब प्रोसेसर जो है वो असाइन किया जाएगा और कौन सा प्रोसेस जो है वो इस प्रॉब्लम को डील करेगा, इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। व्हेन मोर देन वन प्रोसेस इज रनेबल, जब एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो रन हो रहे हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड विच वन फर्स्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोसेस रनिंग में है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को उसने पहले एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न विद दिस डिसीजन इज कॉल्ड शेड्यूलर एंड द algorithm it is used is called the scheduling algorithm. The part of operating system concern, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है, किस प्रोग्राम को बाद में कंपाइल करना है, जो डिसीजन कर रहा होता है, इसको कहते हैं शेड्यूलर। और अल्गोरिदम जो इसके लिए यूज किया जाता है उसको शेड्यूलिंग अल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। इन सारी लाइनों का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हो, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये डिसीजन कर रहा होता है कि किस पार्ट ने इस मतलब प्रॉब्लम को डील करना है, इसको हम कहते हैं शेड्यूलर। ठीक है। शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन से पार्ट को किस प्रोसेस ने डील करना है, किस प्रोसेस ने इसको संभल करना है, इसको मतलब सॉर्ट आउट करना है। और जो एल्गोरिदम इसके पीछे यूज किया जाता है इसको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। शेड्यूलिंग बेसिकली होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीपीयू अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और रिसोर्सेज जो है उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस रनेबल हो, एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले कंपाइल करना है, इसको हम शेड्यूलर कहते हैं। और जो अल्गोरिदम इसके लिए यूज किया जाता है उसको हम शेड्यूलिंग अल्गोरिदम कहते हैं। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है शेड्यूलिंग को। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, उसके बाद है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, उसके बाद है मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। तो हम देखते हैं कि ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। ठीक है। द डिसीजन टू ऐड द पूल ऑफ प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड। ये डिसीजन लेना कि पूल ऑफ प्रोसेसेस में प्रोसेस को ऐड करना फॉर एग्जीक्यूटेड, सेलेक्ट प्रोसेसेस एंड लोड इट इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में होता है कि वो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को और उसको कंपाइल करता है मेमोरी के अंदर, लोड लोड करता है मेमोरी के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग से मीन ये है कि ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली ज़्यादा टाइम लेते हैं अपनी एग्जीक्यूशन में, इनका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा होता है। तो प्रोसेस डिसाइड करता है कि इन प्रोसेसेस को किस तरीके से पूल ऑफ प्रोसेस में ऐड करना है और किस तरीके से इनको कंपाइल करना है और उसके बाद इनको एग्जीक्यूट करना है।
तो ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं ये ज़्यादा टाइम लेते हैं और ये रेडी प्रोसेस में जाने के लिए भी टाइम इनका ज़्यादा एलोकेशन होता है, इसलिए इनको पूरा प्रोसेस में ऐड करने से पहले देखा जाता है कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाए कि ये अपने अकॉर्डिंग टू टाइम रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट और कंपाइल हो। उसके बाद है मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, द डिसीजन टू ऐड टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर पार्शली और फुली इन मेन मेमोरी। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग के अंदर वो प्रोसेसेस जो पार्शली और फुली इन मेन मेमोरी में होते हैं उनको लोड किया जाता है। द मीडियम टर्म शेड्यूलर टेम्पररी रिमूव प्रोसेसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड प्लेस देम ऑन सेकेंडरी मेमोरी स्वैपिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग के अंदर प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में मतलब डिस्क के अंदर इनको स्वैप किया जाता है। ये जब डायग्राम देखेंगे तो आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सारे इसके बाद डायग्राम आनी है, उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सस्पेंड प्रोसेस फॉर विच एडिक्यूट रिसोर्सेज आर नॉट करंटली अवेलेबल। उन प्रोसेसेस को सस्पेंड किया जाता है जिनके लिए एडिक्यूट रिसोर्सेज मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, उन प्रोसेसेस को हम सस्पेंड कर देते हैं। ठीक हो गया। Short-term scheduling. If a process requires a resource or input that it does not have, it remove from the ready list and enter the waiting state. अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको रिक्वायर्ड नहीं है, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्ड रिसोर्स और इनपुट दैट इट डज नॉट हैव, अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए, ठीक है, और वो नहीं है, ठीक है, तो इसको वेटिंग स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये आपने पहले 7 स्टेट में 5 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल में ये पढ़ी हुई है। The decision as to which available process will be executed by the process, और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज मिल रही है और किस प्रोसेस को जो है वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम इस डायग्राम पे आते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यू कोई एक नया प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग ये है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होती है कि प्रोसेसेस को ऐड किया जाता है उनके टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कि वो कितना टाइम लेंगे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। अगर उनका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो उनको रेडी सस्पेंड में रखेंगे, या उनको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होगी तो उनको रेडी सस्पेंड में रखा जाएगा, अगर अदरवाइज उनको रेडी स्टेट में रखा जाएगा। रेडी सस्पेंड से रेडी स्टेट में आना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग होता है। रेडी सस्पेंड से रेडी स्टेट में आना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग होता है, और रेडी से रनिंग में आना शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होता है, और उसके बाद एग्जिट और कंपाइल। ठीक है, खत्म, एग्जिट हो जाता है प्रोसेस। तो न्यू से रेडी सस्पेंड में या न्यू से रेडी के अंदर आना लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है, रेडी सस्पेंड से रेडी में आना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग होता है, और रेडी से रनिंग में आना शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होता है। ये थे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग न्यू से रेडी के अंदर आना या न्यू से रेडी सस्पेंड के अंदर आना। रेडी सस्पेंड से रेडी के अंदर जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। रेडी से रनिंग में जाना शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है, और उसके बाद एग्जिट। ठीक हो गया। ये सीपी शेड्यूलिंग की टाइप्स है और उसकी ये क्यू डायग्राम फॉर शेड्यूलिंग है। ठीक है, यहाँ से बैच जॉब्स इन हो रही हैं, यहाँ से न्यू जॉब्स एंटर हो रही हैं। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है। ठीक है, लॉन्ग शेड्यूलिंग के बाद ये क्यू के अंदर आ जाता है, रेडी क्यू के अंदर आ जाता है। उसके बाद रेडी से शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है, प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर से अगर टाइम आउट हो जाता है तो दोबारा वो क्यू में चला जाता है। अगर प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देता है तो वो रिलीज हो जाता है। अदरवाइज अगर प्रोसेसर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेसर में जाके किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पेश आती है, तो वो यहाँ से कहाँ चला जाता है, इवेंट वेट में चला जाता है। इवेंट वेट से यहाँ से फिर ब्लॉक सस्पेंड क्यू में चला जाता है। सस्पेंड क्यू जो है यहाँ से मीडियम टर्म शेड्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है। सस्पेंड क्यू से दोबारा वो रेडी सस्पेंड में चला जाता है, ये भी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। ठीक है, रेडी सस्पेंड से दोबारा वो कहाँ पे जाता है, क्यू के अंदर जाता है, क्यू से फिर रेडी क्यू में जाता है। अगर आपका प्रोसेस किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अगेंस्ट दोबारा रेडी क्यू से रेडी सस्पेंड में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कि सारा का सारा क्यू डायग्राम फॉर शेड्यूलिंग है। इसकी डायग्राम को देख लें और इसकी क्यू डायग्राम को देख लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डायग्राम से इजी है, न्यू से रेडी सस्पेंड में जाना या न्यू से रेडी में जाना, इसको हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहते हैं। रेडी सस्पेंड से रेडी में जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग कहलाता है, और रेडी से
रनिंग में जाना शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग कहलाता है, और उसके बाद एग्जिट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये डायग्राम है, एक और डायग्राम है। न्यू से रेडी सस्पेंड में जाना लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है। न्यू से रेडी में जाना लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है। उसके बाद न्यू से रेडी सस्पेंड से वेटिंग सस्पेंड में जा सकता है। रेडी सस्पेंड से रेडी में जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। ये सारी रेडी सस्पेंड से वेटिंग सस्पेंड में जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। वेटिंग सस्पेंड से वेटिंग में जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। वेटिंग से रेडी में जाना ये भी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। ठीक है। उसके बाद वेटिंग से रनिंग से वेटिंग में आना, इवेंट वेट के अकॉर्डिंग रनिंग से वेट में आता है। वेटिंग से रेडी में जाना मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है, और रेडी से रनिंग में जाना शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है। ठीक हो गया। और उसके बाद रनिंग से एग्जिट हो जाना, जो प्रोसेस कंपाइल हो जाएंगे उनको हम एग्जिट कर देंगे और वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये है जी सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, नई जॉब्स ऐड हो रही है यहाँ पे। ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, ठीक है, रेडी में जाए या रेडी सस्पेंड में जाए। उसके बाद यहाँ से सीपीयू इसको यूटिलाइज करेगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है, अगर तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। अगर प्रोसेस को कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है इनपुट आउटपुट की, मतलब ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, या वो कंपाइल नहीं होता, टाइम आउट हो जाता है, तो यहाँ से कहा चला जाएगा सस्पेंड क्यू के अंदर मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में, और यहाँ से इधर से सस्पेंड क्यू में स्वैप्ड आउट क्यू यू, ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में चला जाएगा, और दोबारा से यहाँ पे रेडी क्यू के वेट करेगा कि जैसे ही उसकी मतलब बारी आती है तो वो फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्लास वर्क, इसको आप असाइनमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लास वर्क या असाइनमेंट कह सकते हैं। असाइनमेंट, ठीक है। अब इस असाइनमेंट में क्या करना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ। ये रेडी है, रेडी से रनिंग आ रहा है, रनिंग से ब्लॉक आ रहा है, रेडी से रेडी सस्पेंड आ रहा है, ब्लॉक से ब्लॉक सस्पेंड आ रहा है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने ये चीज़ एलोकेट करनी है कि कौन सी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है, कौन सी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है, कौन सी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है। इस पूरी डायग्राम में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग को आपने एलोकेट करना है। ठीक हो गया। ये है समरी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। अब इस समरी को हम डिस्कस करते हैं कि ये समरी हमें क्या डिफाइन कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म देखते हैं, विच प्रोसेस टू एडमिट, किस प्रोसेस ने एडमिट होना है। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, विच प्रोसेस टू स्वैप इन आउट, किस प्रोसेस ने स्वैप इन होना है, किस प्रोसेस ने स्वैप आउट होना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, विच रेडी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, किस प्रोसेस ने नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, विच प्रोसेस टू एडमिट, किस प्रोसेस ने एडमिट होना है। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, विच प्रोसेस टू स्वैप इन और आउट, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में डिसाइड किया जाता है किस प्रोसेस को स्वैप इन किया जाए, किस प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाए। ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होता है विच रेडी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, कि किस रेडी प्रोसेस ने नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक हो गया। व्हेन टू शेड्यूल, ठीक है, वो कहते हैं किस वक्त ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोसेस को हमने शेड्यूल करना है, कि चीज किस वक्त डिसाइड की जाती है। दे आर वैरायटी ऑफ सिचुएशन इन विच शेड्यूलिंग इज नीडेड, बहुत सी सिचुएशन है जब आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, अ डिसीजन नीड टू मेड वेदर टू रन द पेरेंट प्रोसेस और द चाइल्ड प्रोसेस। जब भी न्यू प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि पेरेंट प्रोसेस को कंपाइल किया जाए या चाइल्ड प्रोसेस को कंपाइल किया जाए। When a process exit, so some other process must be chosen from the set of ready process. When a process exit, जब भी process exit हो जाता है, so some other process must be chosen from the set of ready process. Ready process से कुछ process choose की जाते हैं जो decide करते हैं कि किस process को मतलब execute किया जाए, किस process को priority base के ऊपर execute किया जाए। When a input output interrupt occur, now to ready to run, when input output इंटरप्ट फिनिश, जब भी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, रिक्वायरमेंट फिनिश होती है, द डिसीजन हैज टू मेड वेदर टू रन नीडली रेडी प्रोसेस और द प्रोसेस दैट आर वेटिंग फॉर फॉर एट द टाइम ऑफ इंटरप्ट। तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो रेडी प्रोसेस के अंदर प्रोसेस पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट किया जाए,
या जो इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट वेटिंग से रनिंग में आ रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का ये डिसीजन होता है कि किस प्रोसेस को, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस को किस कैटेगरी में रखा जाए उसको कंपाइल करने के लिए। अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अक्कर होता है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अगेंस्ट किस प्रोसेस को चलाया जाए, किस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में रखा जाए। अगर वेटिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस आ रहा है, वेटिंग स्टेट से सॉरी रेडिक स्टेट में कोई प्रोसेस आ रहा है, तो ये डिसाइड किया जाए कि ऑलरेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेस है उसको कंपाइल किया जाए या ऑलरेडी जो वेटिंग से रेडी में आ रहा है उसको कंपाइल किया जाए। तो ये सारी डिसीजन प्रायोरिटी बेस के ऊपर डिसाइड की जाती है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है अपना टास्क कंप्लीट होने में, अपने आप को एग्जीक्यूट होने में। CPU scheduling goals fairness, make sure each process get it fair of the CPU। ये श्योर किया जाए कि हर प्रोसेस जो है गेट इट फेयर टू द सीपीयू, मतलब सीपीयू के साथ रिलायबल मतलब फेयर होके काम कर रहे हैं। कोई प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस इंटरप्शन नहीं क्रिएट कर रहा। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस किसी भी मतलब बैड सेक्टर की वजह से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। एफी एफिशिएंसी, कीप द सीपीयू बिजी 100% ऑफ टाइम। एफिशिएंसी है कि सीपीयू 100 टाइम जो है वो बिजी रहे। वेटिंग टाइम, मिनिमाइज द वेटिंग टाइम फॉर जॉब। सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, मिनिमाइज द टाइम हाउ लॉन्ग बैच यूजर मस्ट वेट फॉर आउटपुट। मिनिमाइज करना है टर्न अराउंड टाइम हाउ लॉन्ग द बैच यूजर मस्ट वेट फॉर आउटपुट के जो बैच यूजर्स हैं, मल्टीपल जॉब्स जो क्यू के अंदर पड़ी हुई हैं, वो कितनी देर तक टाइम को वेट करेंगी और कब तक उसको एग्जीक्यूट करेंगी। थ्रूपुट, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ जॉब्स प्रोसेस्ड पर हार। थ्रूपुट होता है कि मैक्सिमाइज कर दिया जाए कि नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना 1 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम समरी को डिस्कस कर लेते हैं। समरी में सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप द सीपीयू बिजी एज पॉसिबल। तो सीपीयू को 100 टाइम जो है 100% टाइम जो है उसको सीपीयू को बिजी रखना चाहिए कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करे। कीप द सीपीयू बिजी 100% ऑफ द टाइम। सीपीयू को 100% ऑफ द टाइम बिजी होना चाहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए 100 टाइम्स जो है वो बिजी रहे और उसको फुलफिल करे। थ्रूपुट of process that complete their execution per time unit, maximize the number of jobs processes per hour। थ्रूपुट से मुराद है कि 1 घंटे के अंदर कितनी नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो नंबर ऑफ जॉब्स की एग्जीक्यूशन को इंक्रीज करना मतलब 1 घंटे के अंदर कितनी नंबर ऑफ जॉब्स जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये होती है थ्रूपुट। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं 1 घंटे के अंदर तो उसके कहेंगे ये इसकी थ्रूपुट हाई है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही है तो इसकी थ्रूपुट लो है। TAT, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम TAT है। अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कि वो टाइम जिसमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। टाइम फॉर विच द प्रोसेस टू कंप्लीट। टाइम, टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जिसमें कोई प्रोसेस अपने आप को मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। मिनिमाइज द टाइम, मिनिमाइज द टाइम हाउ लॉन्ग बैच यूजर मस्ट वेट फॉर आउटपुट। टाइम फॉर सबमिशन टू कंप्लीट, इस टाइम को कम से कम करना चाहिए कि टाइम जब से प्रोसेस सबमिट और कंप्लीट हो। जितना टर्न अराउंड टाइम कम होगा उतनी थ्रूपुट ज्यादा होगी, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम वो होता है कि जब प्रोसेस ऐड होता है रेडी से रनिंग में और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, एग्जिट होता है। तो टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा थ्रूपुट उतनी ज्यादा होगी। टर्न अराउंड टाइम वो होता है कि टाइम टू सबमिट एंड कंप्लीट, कि जब प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग में जाता है, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो टाइम टू सबमिट एंड टाइम टू कंप्लीट, जितना टाइम टर्न अराउंड टाइम आपका कम होगा उतना थ्रूपुट आपकी ज्यादा होगी। वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। वो टाइम जिसमें प्रोसेस वेट करता है रेडी क्यू में उसको कहते हैं हम वेटिंग टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू उसको कहते हैं हम वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फ्रॉम
when a request was submitted until the process first response is produced. Response time होता है amount of time it take from when a first request submitted until the first response is performed. Time used by the system to respond to their the user job. रिस्पॉन्स टाइम वो होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट इन हो, ठीक है, और उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो। फर्स्ट रिस्पॉन्स से मुराद है अमाउंट, फर्स्ट रिस्पॉन्स से मुराद है कि रिक्वेस्ट आपकी ऐड हो गई हुई है और रेडी से जो रनिंग में जा रहा है वो है आपका रिस्पॉन्स टाइम, के मतलब वो रिक्वेस्ट एंटर होने के बाद रनिंग स्टेट में जा रही है रेडी से, तो ये फर्स्ट इसका रिस्पॉन्स है। Same amount of time it take from when a first request was submitted until the first response is produced। कि रिक्वेस्ट सबमिट हो गई हुई है और रिक्वेस्ट जब भी सबमिट होगी तो वो रेडी से रनिंग में जाएगी। रनिंग के बाद स्किन होगा कि वो सस्पेंड होती है, वेटिंग में जाती है। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा कि रेडी से जैसे ही रनिंग में जाता है तो ये सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद टाइम, इसको ना थोड़ा मैं और एलिब्रेट कर देता हूँ आपको। रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली होता है रेडी टू रनिंग क्यू यू। रेडी से रनिंग क्यू में जब भी प्रोसेस एडमिट हो गया हुआ है, ठीक है, एडमिट होने के बाद जब भी वो कंपाइल होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ये है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और ये है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। A scheduling discipline is non-primitive if once a process has been given the CPU cannot take away from that process. Non-primitive scheduling algorithm वो होता है कि जब एक CPU को, एक कंट्रोल यूनिट को एक प्रोसेस दे दिया गया तो वो उसको उस वक्त तक कंपाइल करता रहे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। द सीपीयू कैन नॉट टेकन अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस। तो सीपीयू उसको, उस प्रोसेस को उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ये है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है a scheduling discipline is primitive if once a process has been given the CPU can take away। कि अगर प्रोसेस को एक सीपीयू दे दिया गया है तो उससे वो प्रोसेस लिया भी जा सके और अदर प्रोसेस, मतलब इसके अंदर स्वैपिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में स्वैपिंग हो सकती है कि अगर प्रोसेस किसी सीपीयू को दे दिया गया है तो उससे प्रोसेस लेके एक नया प्रोसेस भी एलोकेट कर सकती है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर प्रोसेस जो है कभी भी सीपीयू जो है वो प्रोसेस को नहीं छोड़ता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब ये जो है स्टैटिक है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसके अंदर आप स्वैपिंग नहीं कर सकते। जो प्रोसेस सीपीयू को मिल गया वो उसको कंप्लीटली तौर पे कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आप स्वैपिंग कर सकते हैं कि अगर आपका प्रोसेस रनिंग में चल रहा है और अदर प्रोसेस आ गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ शेड्यूलर, प्राइमरी शेड्यूलिंग और सेकेंडरी शेड्यूलिंग। ठीक है। अब प्राइमरी शेड्यूलिंग क्या होती है, सेकेंडरी शेड्यूलिंग क्या होती है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तक रखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो होते हैं कि जिसमें अगर प्रोसेस को कोई चीज एलोकेट कर दी जाए, सीपीयू को कोई चीज प्रोसेस एलोकेट कर दिया जाए तो उसको उस वक्त तक कंपाइल करता है कि जब तक वो फिनिश ना हो जाए, उसके अलावा वो किसी और प्रोसेस को नहीं डील करता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर अगर किसी प्रोसेस से सीपीयू को प्रोसेस दिया जाए, ठीक है, कोई प्रोसेस दिया जाए तो वो उसको मतलब स्वैप इन स्वैप आउट कर सकता है। अगर कोई अदर प्रोसेस भी उसको एलोकेट करना चाहे किया जाए तो वो उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके अंदर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और एक ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन उस ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस से कम है, तो वो उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। तो बेटा जी ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मतलब पढ़ने हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। और एक बात कि ये आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनको अच्छे तरीके से मतलब फॉलो करें, इनको समझें। ठीक है, ये इतने मुश्किल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मुश्किल है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये इसमें से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इजी है हर चीज़, मतलब इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इसको करने की कोशिश करें।
और अपने पेपर्स की तैयारी रखें। इन पेपर्स के आपके मिड के पेपर्स भी कुछ दिनों तक आपके जो है वो होने हैं और उसके बाद फाइनल्स के पेपर भी होने हैं। तो आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स की बेस पे ये सारा काम चलेगा। तो अपने आप को प्लीज़ काइंडली डिट्रैक्ट ना करें, ठीक है? लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपने पेपर्स की तैयारी करें और अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है? प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो ये असाइनमेंट है आपकी, इस असाइनमेंट को आपने अच्छे तरीके से फुलफ़िल करना है। इस असाइनमेंट का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग को डिसाइड करना है कि किस जगह पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग हो रही है, किस जगह पे मीडियम टर्म शेड्यूलिंग हो रही है और किस जगह पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग हो रही है, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करके, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके, तो उसके बाद फिर मुझे आपने आंसर करना है, ठीक है? तो मैं ये असाइनमेंट्स का आपका वेट कर रहा हूँ, ये असाइनमेंट्स के वेटेज मार्क्स आपके काउंट होंगे और ये जो मार्क्स हैं असाइनमेंट्स के, ये असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके अपलोड भी होंगे, ठीक है? और जो बच्चा असाइनमेंट नहीं करेगा, उसकी एब्सेंट मार्क की जाएगी। ये आपकी असाइनमेंट है। सेकंड नंबर पे अगर आप लोग अपने लेक्चर्स नहीं अच्छे तरीके से ले रहे, तो ये जो है ना आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, इन लेक्चर्स की बेस पे आपकी सारी की सारी वैल्यूएशन हो रही है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेक्चर को व्यू कर रहे हैं, ये भी शो हो रहा होता है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कंप्लीटली लेक्चर देख रहे हैं, तो आप लोगों की मतलब अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर आप लोग कंप्लीटली लेक्चर देख रहे हैं, तो हमें भी आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, ठीक है। नेट की फिजिबिलिटी हर एक के पास है, तो इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और इसको फुलफिल करें। तो ठीक है बेटा जी, असाइनमेंट को कंप्लीट करें। अभी तक मेरे पास जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी मेरे पास अभी नहीं आई, ठीक है। कुछ लोगों की मेरे पास असाइनमेंट आई है, बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स की मेरे पास अभी तक असाइनमेंट नहीं आई हुई। ईमेल एड्रेस मैंने आपको सेंड किया हुआ है ठीक है। तो आप प्लीज़ काइंडली असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड कर दें। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपकी जो है अटेंडेंस मार्क होगी, नहीं तो आपको फाइन होगा असाइनमेंट्स का। ये नीचे मैंने अपना जो है ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया है, sch77@fuel.ul@gmail.com, ठीक है। ये मैंने आपको डिस असाइन कर दिया है, तो इसके इसके ऊपर आप जो है अपनी असाइनमेंट जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।